हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। आइए इसका हैंड रिटन नोट्स देखते हैं। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बनाया है, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए, पहला जो वर्ड आया था वो था थलशाला। थलशाला किसे कहते हैं? छोटा पौधा रखने का जो कृत्रिम घर होता है ना, उसी को थलशाला कहते हैं। ठीक है। जल चक्र, देखिए जल चक्र क्या होता है? महासागर से स्टार्ट करिए। महासागर से क्या होगा? जल वाष्प बन के वायुमंडल में पहुंचेगा, फिर ठंडा होकर बारिश करा देगा, स्थल मंडल पर आ जाएगा, फिर इस स्थल मंडल से महासागर पे जाएगा नदियों के माध्यम से, फिर वायुमंडल में, फिर स्थल। इसी को जल चक्र कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, अवलवण जल के मुख्य स्रोत। तो अवलवण जल के मुख्य स्रोत जो है, नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है। नदी, ताल, सोते, हिमनद, ये चार जो है ये अवलवण जल के स्रोत हैं चैप्टर के अनुसार। लवणीय जल के स्रोत महासागर एवं समुद्र का पानी है। ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लवणीय जल अपने काम का नहीं होता है। अगला पॉइंट है, महासागर या समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCl। इसी को खाने वाला नमक बोलते हैं। उसके बाद आपका मैप आ जाता है। ठीक है, इस मैप में आपको दिखाता है, यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका दिख रहा है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ एशिया और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इस एरिया में यूरोप। बस ये सब जो जगह दिया हुआ है, तो आपको पूछ दिया देगा, मान के चलिए ग्रेट बियर झील या ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिसिसिपी नदी, साल्ट लेक, ये सब कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अमेजन रिवर दक्षिणी अमेरिका में है। कैरेबियन सागर जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच है। वहीं अगर देखा जाए तो अफ्रीका में, देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कांगो नदी भी यहीं पे। विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है। नाइजर नदी भी अफ्रीका में है। वहीं नील नदी की बात करें, ये भी अफ्रीका में है। लाल सागर भी अफ्रीका में है। एशिया का देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ह्वांगहो, कैस्पियन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये सारे के सारे एशिया में हैं। ये दानुबी नदी दिख रहा होगा आपको, और ये काला सागर, ये यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए डार्लिंग नदी है। आगे आएगा बड़े चैप्टर में, जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ और भी पढ़ना होगा। ये कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे दिख रहा होगा आपको। महासागर की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। चूँकि अटलांटिक महासागर जो है ऐसा आकार का है, ऊपर वाले को भूमध्य रेखा के ऊपर वाले को उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक बोलते हैं। वहीं पे देखिए यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ दक्षिणी महासागर है, यहाँ पे ये आर्कटिक सागर है, महासागर नहीं है। महासागर 5 ही हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, और दक्षिणी महासागर, ठीक है, और आर्कटिक है। और देखिए यहाँ पे महाद्वीप, एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे मैप में जो देखने के लिए बोल रहा है, ये प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ। देखिए हाँ, मैंने लिखा है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ उत्तरी अमेरिका होगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, सॉल्ट लेक झील, मिसिसिपी नदी, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। कैरिबियन सागर कहाँ है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका की सीमा पर। अफ्रीका आपको जो है ऑरेंज नदी, अफ्रीका में कांगो नदी, नील नदी, नाइजर नदी, विक्टोरिया झील और लाल सागर। एशिया में देखिए कैस्पियन सागर, ह्वांगहो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। ऑस्ट्रेलिया में देखिए डार्लिंग नदी, कोरल सागर। यूरोप में दानुबी नदी, काला सागर। महासागर कितने हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर उत्तरी और दक्षिणी, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक सागर। ठीक है, तो ऐसे 5
है तो आर्कटिक को महासागर बोलिएगा तो 5 हो जाएगा। महाद्वीप देखिए 7 है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। ठीक है, ये बड़ा छोटा का क्रम नहीं, ऐसे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल है, तो 3/4 जल है। ठीक है, जल का वितरण सबसे ज़्यादा देखिए महासागर में 97.3% जल है, बर्फ क्षत्रक में 0.2 है, भूमिगत जल 0.68 है, झीलों का और लवण 0.009, इतना याद नहीं रखना है। देख लीजिए महासागर का जो है ये को याद कर लीजिए 97.3, और भूमिगत का 0.68, नदी का 0.0001। ठीक है, लवणता देखिए क्या होता है, 1000 ग्राम जल लीजिए, उसमें देखिए नमक की जो मात्रा है उसी को लवणता कहते हैं, यानी 1000 ग्राम में जो जल की मात्रा होगी उसी को लवणता कहते हैं। वहीं अगर देखा जाए महासागर की औसत लवणता कितनी होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है औसत लवणता। मृत सागर इजराइल में है, इसकी जो लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर है, बहुत ज़्यादा है, 340 ग्राम प्रति लीटर। यही कारण है कि तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि नमक की अधिकता इसे क्या करती है, सघन बना देती है, और सघन जल में तैरना आसान होता है। विश्व जल दिवस सभी को पता होगा, 22 मार्च को मनाते हैं, किताब में था एनसीईआरटी में, जल के संरक्षण हेतु। ताल एवं झील का जल शांत होता है, जबकि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है महासागरों की गतियों का वर्गीकरण, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। महासागरों की गतियों का वर्गीकरण करना है तो हमें 3 फैक्टर को ध्यान देना पड़ेगा, तरंग, ज्वार भाटा, धारा। समुद्र में तरंग कैसे उत्पन्न होती है, समुद्री सतह पर पवन के बहने से उत्पन्न होती है। तरंग, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित कैसे होता है, तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण ये विस्थापित हो जाता है। सुनामी किसे कहते हैं, ये एक जापानी भाषा का शब्द है। जब महासागरीय जल तरंग, ज्वालामुखी उद्गार एवं भूस्खलन के कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली एक विशाल ज्वारीय तरंगों के रूप में उठती है तो इसे ही सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी तरंग, जब अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी आया उसके तरंग की ऊंचाई 150 मीटर थी। तरंग की गति की बात करें तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। भारत में सुनामी की बात करें तो 26 दिसंबर 2004 में आया था। कहाँ पर आया था, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार केंद्रा पॉइंट डूब गया था, जलमग्न हो गया था, लिख दिया यहाँ पे। विनाश का कारण सुनामी तरंग अथवा इसी को पोताश्रय तरंग भी बोलते हैं। अधिकेंद्र कहाँ था इसका, सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर। भूकंप की तीव्रता 9.0 रिक्टर पैमाने पर मापी गई थी, सोचिए, जबकि 6 से ऊपर के भूकंप खतरनाक होते हैं। भारतीय प्लेट किस प्लेट के नीचे धंस गई थी, बर्मा प्लेट के नीचे, ये वाले सुनामी में। महासागरीय तल कितना मीटर विस्थापित हो गया था, लगभग 10 से 20 मीटर। सोचिए, सुनामी की गति लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मृत्यु 10,000 से अधिक लोगों की हुई थी। प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार का तट। सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। वैसे तो अंदाज़ा लगाना कठिन है, लेकिन 3 घंटे पहले सुनामी के संकेत मिल जाते हैं। प्राथमिक चेतावनी प्रणाली जो है प्रशांत महासागर में है, लगे हुए हैं, जबकि हिंद महासागर में नहीं, इसलिए इसके कारण भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, क्योंकि हिंद महासागर में कभी कभार ऐसा होता है भूकंप या सुनामी आता है। प्रशांत महासागर में लगातार आते रहता है, इसलिए प्राथमिक चेतावनी जो वहाँ प्रणाली वहाँ पर लगा हुआ है। सुनामी आने का प्रथम संकेत आपको दिखेगा तटीय क्षेत्रों में जल का तेज़ी से कमी आना, फिर उसके बाद विनाशकारी तरंगों का उठना। तो जैसे ही तटीय क्षेत्रों में जल में अगर तेज़ी से कमी आ रहा है तो वहाँ से लोगों को हट जाना चाहिए। अब आते हैं ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में एक बार महासागर का जल उठता है, फिर एक बार गिरता है। ठीक है, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल के तट बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। यानी समुद्र का जल जब चढ़ के किनारे के चीज़ों को डुबा दे उसको हम ज्वार कहते हैं। भाटा जल का पुनः वापस फिर तट के जहाँ पे तट के पास जल गया, फिर वापस उतर गया जल और निम्नतम स्तर पर आ गया तो उसे ही भाटा कहते हैं। यानी जल का चढ़ना ज्वार है, उतरना भाटा है, सीधा बात। पृथ्वी पर ज्वार भाटे क्यों आते हैं, तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, केवल सूर्य और चंद्रमा याद रखना है, ठीक है, पृथ्वी नहीं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा ज्वार भाटा के कुछ और भी ज़्यादा डीप नॉलेज है। बृहद ज्वार, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो इस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होने लगता है।
फलस्वरूप उच्च ज्वार आता है। ऐसा कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में जो होता है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में हो जाते हैं, इस समय सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है, उसी में निम्न ज्वार भाटा देखिए। बृहद ज्वार समझ गए। निम्न जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। इसी ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार के क्या फ़ायदे हैं? नौ संचालन में, यानी कि अगर मान के चलिए कि किनारा मिट्टी का, ठीक, यहाँ पे समुद्र है, तो जब ये पानी चढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ से जहाज यहाँ तक आएगा, यहाँ सामान उतारने में ठीक होगा। ठीक है, तो नौ संचालन में। उसके बाद मछली पकड़ने में क्या होता है? ये यहाँ की मछली उठ के किनारे पे आ जाती है और मछुआरा यहाँ आराम से मछली पकड़ सकता है। ठीक है, तो उच्च ज्वार के फ़ायदे हैं नौ संचालन में, मछली पकड़ने में। ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके लिए देखिए लघु ज्वार भाटा ऐसे होता है, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी, यहाँ चंद्रमा है। ठीक है, ऐसे। बृहद ज्वार भाटा में देखिए तीनों एक सीध में आ गया है। ठीक है, महासागरीय जलधारा के बारे में पढ़ते हैं। इसकी दिशा जो होती है निश्चित होती है। कहाँ पे? महासागरीय सतह पर उठती है ये। कैसे? नियमित रूप से चलती है। तो ये जो है ना, निश्चित डायरेक्शन में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं को ही महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक गर्म, दूसरी ठंडी। गर्म वाला जो है ना, भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो बीच वाला एरिया है, यहाँ से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की तरफ जाती है। इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, समझ में आया? तो गर्म वाला जो है ना, भूमध्य रेखा से निकट से उत्पन्न होती है तथा ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, यह ध्रुव, हम कुछ नहीं दिए, सब NCERT में लिखा हुआ था, उसका शॉर्ट नोट सही है। यह ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित, मतलब ये पृथ्वी है, तो यहाँ ध्रुव से नीचे की ओर उतरेगी तो यह होगी ठंडी जलधारा, और यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी तो गर्म जलधारा। डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो गर्म होगा। इसका एग्जाम्पल है लेब्राडोर। ठीक है, आइए देखते हैं। महासागरीय धारा किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। स्वाभाविक बात है, अगर महासागरीय धारा जिस एरिया में गर्म जलधारा बहती है तो उस एरिया का जो तापमान होगा वो गर्म होगा। इधर ठंडा बहती है तो उधर ठंडा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं, दोनों जलधाराएं मिलती है, वह स्थान बहुत ही अच्छा माना जाता है। वह स्थान विश्व भर में क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली उत्पादन के लिए माना जाता है। और ऐसे दो क्षेत्र का एग्जाम्पल भी NCERT में था, जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाता है तो बोरिंग लगने लगता है, दो बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है। कहाँ पर? जहाँ पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती है वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है, जिससे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। आगे देखिए, स्वाभाविक बात है, कोहरा का क्षेत्र बनेगा तो नौ संचालन में बाधा क्योंकि दिखाई नहीं देगा। अगला महासागरीय धाराएं मैप से याद करें। यहाँ देखिए, देखते हैं, ये जो है भूमध्य रेखा है और हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा से जो भी एरो का डायरेक्शन ऊपर होगा, ऊपर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ, और जो इधर नीचे ध्रुव की तरफ होगा तो वो गर्म जलधारा होगा। तो यहाँ से याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जलधारा देखते हैं, जितना भी लाल, ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये गल्फ स्ट्रीम दिख रहा होगा आपको, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है एक। ठीक है, ये गर्म है। ऊपर में चलिए यहाँ पे, फिर अगर देखेंगे ये उत्तरी अटलांटिक अपवाह, ये भी गर्म जलधारा है। फिर यहाँ पे देखिए अलास्का की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राज़ीलियन धारा, ये भी गर्म धारा है, जलधारा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये सब बारे में देखते हैं। ये अगुलहास की जलधारा यहाँ देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, उसके बाद ये किरोशिवो की जलधारा। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, कोई और गर्म वाला और कौन सा देख लें। ये देखिए हमबोल्ट, ये हमबोल्ट तो ये हो जाएगा ठंडा। यहाँ से विषुवत, ये जो है यहाँ पे जो बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ से ये विषुवत विपरीत जलधारा ये गर्म है। ठीक है, इधर जा रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही। कुछ ठंडी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए लेब्राडोर। ठीक है, कैलिफोर्निया, 2 याद कर लीजिए। लेब्राडोर, कैलिफोर्निया हो गया, 2 हो गया। एक कैनरीज हो गया। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, ओयोसियो हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और याद कर लेते हैं 4। उसके बाद एक ठोर याद कर लेते हैं, ये वेनेजुएला की धारा 5 हो गया। ठीक है, फॉकलैंड जलधारा 6 हो गया। हमबोल्ट की जो धारा है 7 हो गया। तो 7 को याद, ये जो ब्लू एरो है आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ब्लू एरो वाला जो वो शीत जलधारा को दिखाता है
और ये जो रेड वाला है वो कोष्ण मतलब उष्ण जलधारा को दिखाता है। आइए कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है देख लेते हैं। वह स्थल जिसमें लगातार अपने स्वरूप वह स्थल वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। महासागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से स्थल के बीच चक्कर लगाता है, इसको जल चक्र कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर गर्म महासागर या जो धाराएं हैं उत्पन्न कहाँ से होती है? भूमध्य रेखा से उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर जाती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। कैस्पियन सागर विशालतम झील है, ठीक है। ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी तीव्र भूकंपीय तरंग को सुनामी कहते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधारा, ठीक है, इसको महासागरीय धारा कहते हैं। जल चक्र तो ऊपर में यहाँ पे दे दिया हुआ था 1 नंबर में में कि जिसमें जो है स्वरूप बदलता है महासागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से स्थल में, इसको कहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और इस चैप्टर में इसके बाद कुछ नहीं है, बस यहाँ जो है ना ये जो धारा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम एक दिन वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा और उसको 2 से 3 बार देखने के बाद पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसका क्वेश्चन कहीं से भी करिए, आएगा तो गलत नहीं होगा। जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थे वो मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है। 2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा।